तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। शरद पवार के बयान का तेजस्वी यादव ने किया समर्थन। मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में कांग्रेस का होना जरूरी। कांग्रेस के बिना बनाया गठबंधन बीजेपी के सामने होगा असफल। जम्मू कश्मीर के नेताओं से पीएम की मुलाकात के बाद अब लद्दाख के नेताओं से बातचीत करेगी केंद्र सरकार। 1 जुलाई को गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में लद्दाख के नेताओं से बात करेगा केंद्र का प्रतिनिधिमंडल। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। अब हर महीने निकाला जाएगा ट्रैक्टर मार्च। जुलाई में 2 बार निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टरों को दिल्ली का रास्ता भूलने नहीं देगा किसान। सरकार को वापस लेने ही होंगे कृषि कानून। बच्चों पर जायडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल हुआ पूरा। जुलाई अगस्त में 12 से 18 वर्ष के बच्चों को शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। इसी सप्ताह वैक्सीन को दी जा सकती है मंजूरी। की रफ्तार कैसे बढ़ेगी, कैसे सब लोगों को टीके लगाए जाएंगे, टीकों की खुराक में कमी ना आए इसके लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है, ऐसे कई सवाल टीकाकरण को लेकर उठ रहे हैं। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें इन सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन ये भी नजर आता है कि सरकार एक बार फिर अपनी बात से मुकर रही है। पिछले महीने यानी मई में सरकार ने दावा किया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन के करीब 216 करोड़ डोज की उपलब्ध होंगी, लेकिन अब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अब 135 करोड़ टीके ही उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है उसके हिसाब से पहले के टारगेट के हिसाब से 81 करोड़ वैक्सीन की कमी का अनुमान है। केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 तक कोविड-19 के कुल 135 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। इसमें कोविशील्ड के 50 करोड़, कोवैक्सिन के 40 करोड़, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन के 30 करोड़, जाइडस कैडिला वैक्सीन के 5 करोड़ और स्पुतनिक वी के 10 करोड़ टीके शामिल होंगे। इसे एक तरह से ये सरकार का यूटर्न माना जा रहा है, क्योंकि मई में केंद्र सरकार ने अगस्त से दिसंबर के दौरान भारत में 216 करोड़ कोरोना टीकों की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया था। सरकार ने कोर्ट से कहा कि 31 जुलाई तक कोविड टीके की कुल 51.6 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें से 35.6 करोड़ खुराक पहले ही मुहैया कराई जा चुकी है। वहीं बच्चों के लिए टीका उपलब्ध कराने की स्थिति को लेकर केंद्र ने एक हलफनामे में कहा, भारत के दवा नियामक ने 12 मई को भारत बायोटेक को उसके टीके कोवैक्सिन का क्लिनिकल ट्रायल 2 से 18 साल के प्रतिभागियों पर करने की अनुमति प्रदान की थी और इस परीक्षण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का यह 78वां संस्करण था, लेकिन केंद्र की हर चाल पर पैनी नजर रखने वाला विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ता, जिसके चलते कार्यक्रम से कुछ देर पहले ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। महामारी ने देश में तबाही मचा दी और अभी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस महामारी की तीसरी लहर आने की भी संभावना है, जिसके चलते देश में वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि वहां भी सरकार अपने वादों को पूरा करती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि राहुल गांधी ने इस तंज के साथ ही वैक्सीनेशन के आंकड़ों को लेकर एक वीडियो भी साझा किया है। अब राहुल की ये नसीहत पीएम को रास आती है या नहीं और इस पर बीजेपी क्या देती है जवाब, ये तो वक्त ही बताएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी में अपनी पूरी ताकत लगा दी। चुनावों से पहले टीएमसी के कई नेताओं को अपने पाले में किया। प्रधानमंत्री से लेकर उनका पूरा मंत्रिमंडल जोर शोर से बंगाल में प्रचार अभियान में जुटा रहा, लेकिन नतीजे सामने आए तो टीएमसी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। बंगाल में नारा बीजेपी ने 200 पार का दिया था, लेकिन सीटें मिली 77, जबकि टीएमसी 200 के पार पहुंच गई। ममता ने बंगाल में बीजेपी को बड़ी हार देने के बाद अब दिल्ली की तैयारी शुरू कर दी है। टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों दूसरे दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। शरद पवार के साथ तो उनकी एक ही महीने में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और अब टीएमसी ने भी साफ कर दिया है कि उसके लिए दिल्ली अब ज्यादा दूर नहीं है। 2024 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी दिल्ली की लड़ाई लड़ेगी और टीएमसी ने खेला होवे से आगे की रणनीति तैयार कर ली है। टीएमसी की ओर से 2024 के लिए नया नारा भी उछाल दिया गया है, दीदी ये बार दिल्ली चलो।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो विधानसभा चुनावों के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि पीएम मोदी को इस बार बनारस में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी अगला चुनाव बनारस से लड़ सकती हैं। टीएमसी ने बंगाली पीएम की बात भी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर टीएमसी का नया नारा जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गठजोड़ की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। हाल ही में खबर आई कि यूपी में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एआईएमआईएम और बीएसपी गठबंधन को दलित मुस्लिम गठजोड़ के रूप में प्रचारित करना भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि यूपी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। ना तो बीएसपी एआईएमआईएम से गठबंधन करेगी और ना ही किसी और दूसरी पार्टी से। मायावती ने कहा कि बीएसपी यूपी और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी। पंजाब में जरूर उनकी पार्टी अकाली दल के साथ चुनाव लड़ेगी। मायावती ने साफ कर दिया कि यूपी में बीएसपी को किसी और दल के सहयोग की जरूरत नहीं है। मायावती के बयान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आए हैं और उन्होंने भी बीएसपी के साथ एआईएमआईएम के गठबंधन को अफवाह करार दिया। ओवैसी ने कहा कि यूपी चुनावों को लेकर मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमने फैसला लिया है कि एआईएमआईएम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी में एआईएमआईएम ओपी राजभर के साथ है और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर हमारी पार्टी की अभी किसी और दल से बात नहीं हुई है। ये साफ है कि यूपी में ओवैसी की पार्टी बीएसपी से गठबंधन नहीं कर रही है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसमें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। कई पार्टियां यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और अब जनता दल यूनाइटेड ने भी यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बता दें कि बिहार में एनडीए के गठबंधन दलों के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने यूपी में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। जेडीयू के प्रधान महासचिव और यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यदि बीजेपी के साथ हमारी सीटों पर सहमति बन जाती है तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो जेडीयू अलग रास्ता अपनाएगी और अकेले ही यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जेडीयू राज्य में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। बिहार से सटे यूपी के पूर्वांचल में जेडीयू का अच्छा असर माना जाता है। खास तौर पर पूर्वांचल की कई सीटों पर कोयरी और कुर्मी समुदाय की संख्या निर्णायक है, जिन पर नीतीश कुमार का प्रभाव है। ऐसे में यदि जेडीयू अलग लड़ने का फैसला करती है तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होना संभव है। जेडीयू के अलग लड़ने का असर बिहार की रणनीति पर भी पड़ सकता है, जहां जेडीयू और बीजेपी में पहले से ही तल्खी देखी जा रही है। ऐसे में जेडीयू के इस ऐलान के बाद भाजपा का क्या होगा फैसला? क्या भाजपा करेगी गठबंधन या जेडीयू थामेगी किसी और पार्टी का हाथ? इसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। 2 मई को पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। चुनावों में एनडीए को जीत मिली, लेकिन इस जीत के साथ ही एनडीए में खींचतान भी शुरू हो गई और इसी का नतीजा था कि 7 मई को एन रंगास्वामी ने अकेले ही सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद 51 दिनों से वो अकेले ही सरकार चला रही हैं। उनकी कैबिनेट ही नहीं बन पाई। दरअसल चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्यपाल ने अपने कोटे से 3 विधायकों की नियुक्ति कर दी, जिससे रंगास्वामी नाराज हो गए। इसी बीच सीएम कोरोना संक्रमित भी हुए और उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुडुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में एनआर कांग्रेस के 10 और बीजेपी के 9 विधायक हैं, जिसमें से राज्यपाल कोटे के 3 नामांकित विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी की नजरें निर्दलीय विधायकों पर भी हैं। विधानसभा में 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने रंगास्वामी पर दबाव भी बढ़ा दिया। बीजेपी के बढ़ते दबाव को लेकर रंगास्वामी सहज नहीं है। साथ ही बीजेपी को भी राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री और डीएमके नेता एस दुरैमुरुगन ने कहा है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जल्द ही बीजेपी रंगास्वामी की जगह अपना सीएम पुडुचेरी में बना लेगी। जनता ने भले ही बीजेपी को नकार दिया हो, लेकिन वो जोड़ तोड़ कर अपना सीएम बनाने की कोशिश में है।
उन्होंने रंगास्वामी को संकेत देते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियों से उन्हें बचना चाहिए। देश के जाने माने अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अंकलेसरिया ने देश में जनसंख्या को बढ़ाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि अगर आबादी घटी तो इसका असर भविष्य पर ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में अंकलेसरिया ने लिखा है कि भारत की फर्टिलिटी गिर रही है। अधिक जनसंख्या के फर्जी डर को त्याग देना चाहिए और कम कामकाजी उम्र के लोगों और वृद्ध आश्रितों के साथ भविष्य की तैयारी करना चाहिए। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए बताया कि चीन ने पहले 1 बच्चे की नीति लागू की, फिर 2 के लिए मंजूरी दी और अब वह 3 बच्चों पर जोर दे रहा है। चूंकि चीन की कामकाजी आबादी गिर रही है, इसलिए जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए और अधिक श्रमिकों की जरूरत है। स्वामीनाथन ने कई देशों में फर्टिलिटी दर का उल्लेख करने के साथ भारत के बारे में बताया कि भारत में फर्टिलिटी रेट 1992-93 में 3.4 बच्चों का था, जो आज 2.2 पर आ गया है। 2025 तक यह गिरकर 1.93 हो सकता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग के लोग कम बच्चे चाहते हैं। स्वामीनाथन अंकलेसरिया ने लक्षद्वीप में 2 बच्चों से अधिक संतानों वाले लोगों को पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी से बाहर करने के फैसले को नासमझी भरा बताया है। तो भारत के भविष्य के लिए कामकाजी आबादी में बढ़ोतरी को अर्थशास्त्री जरूरी बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आबादी बढ़ गई तो क्या सरकार उसके लिए कामकाज का बंदोबस्त कर पाएगी? तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर